आज इस लेक्चर में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व के बारे में मेरे कई लेक्चर्स आएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके, इसके एनालिसिस को लेके, और उसी सीक्वेंस में ये पहला लेक्चर है जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग को समझेंगे। अब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड पे हमें जाना पड़ेगा। तो पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं और उसके बाद फिर हम इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट पे आ जाएंगे। बैकग्राउंड की बात करें तो इसके जो पीछे की जो बैकग्राउंड चालू होती है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से चालू होती है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कोई भी कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है और किसी सामान को परचेज करता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है और पैसे खर्च करता है, तो वो अपने पैसे किसी सामान को खरीदने में इसलिए खर्च करता है कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे मुझे सेटिस्फेक्शन फील होगा। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि मार्केट में जो कंज्यूमर पैसा खर्च कर रहा है वो उस पैसे को किस तरीके से खर्च करे कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर्स उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे पहुँचेगा जहाँ पे उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो उसे मैक्सिमम रिसीव हो। इसी चीज़ को लेके जो शुरुआती दौर में जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपने अपने भी जो विचार थे, अपनी अपनी जो थ्योरीज थी वो उन्होंने प्रेजेंट किया था। उसमें एक मिस्टर मार्सन थे। मिस्टर मार्सन का बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इनका कहना ये था कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो कंज्यूम करने के बाद उसे एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। अब उस कंज्यूमर को अपने माइंड में जो भी सेटिस्फेक्शन फील हुआ उस सेटिस्फेक्शन को वो नंबर्स में बता सकता है। जैसे अगर कोई कंज्यूमर है, अगर उसने एक एप्पल खाया तो एप्पल को खाने के बाद उसके माइंड में जो भी सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है वो अपने उस सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बता सकता है। इनकी ये जो थ्योरी थी कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर में बता सकता है, उस थ्योरी को, उनके उस अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच का नाम दिया गया। कार्डिनल अप्रोच में जो कार्डिनल वर्ड है इसका मतलब है कि ऐसे नंबर जिनको काउंट किया जा सकता है। तो मार्सन का ये कहना था कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बता सकते हैं, इसलिए इनकी इस थ्योरी को कार्डिनल अप्रोच के अंदर रखा गया। कार्डिनल अप्रोच के नाम से इनकी थ्योरी को रखा गया। अब अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दो थ्योरीज को प्रेजेंट किया, जिसमें पहली थ्योरी थी आपकी लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी थी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों थ्योरीज के बारे में मेरे ऑलरेडी जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरे इकोनॉमिस्ट थे एलन और हिक्स। इन्होंने एक ऑर्डिनल अप्रोच प्रेजेंट किया। इनका ये कहना था कि किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे हमें अपने माइंड में जो सेटिस्फेक्शन फील होता है उस सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में नहीं बता सकते। जैसे कि अगर हमने एप्पल खाया तो एप्पल को खाने पे हमें जो सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है वो सेटिस्फेक्शन हमें 3 के बराबर फील हो रहा है या 4 के बराबर फील हो रहा है या 5 के बराबर फील हो रहा है, इसको नंबर्स में नहीं बताया जा सकता। लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि एप्पल खाने पे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा मिला या कम मिला। यानी हम अपने सेटिस्फेक्शन का ऑर्डर तो तय कर सकते हैं लेकिन उसे नंबर में नहीं बता सकते। तो इन्होंने सेटिस्फेक्शन के ऑर्डर को लेकर अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया कि कंज्यूमर को जो भी सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है वो उस सेटिस्फेक्शन का ऑर्डर तय कर सकता है कि एक के बाद अगर हमने दूसरी यूनिट किसी प्रोडक्ट की खाई है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा था या कम था, उसका ऑर्डर हम तय कर सकते हैं। इसलिए इनकी इस थ्योरीज को ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर रखा गया है, यानी कि ऐसा अप्रोच जो सेटिस्फेक्शन के ऑर्डर को बताता है। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का इन्होंने नाम दिया। अब यहाँ पे आपको इसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझने के लिए ये मेरा पहला लेक्चर है जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग को ही पहले हम बताएंगे। तो उसमें अगर आप इंडिफरेंस कर्व को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इंडिफरेंस, इस इंडिफरेंस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसे इंडिफरेंस वर्ड का मतलब देखेंगे और इसको जानने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इस इंडिफरेंस वर्ड की मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे।
एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले एग्जाम्पल में ये 2 प्लेसेज हैं और उन प्लेसेस तक जाने के 2 रूट हैं। या तो आप रूट नंबर 1 से जा सकते हैं या फिर आप रूट नंबर 2 से जा सकते हैं। कंडीशन क्या है दोनों रूट के बीच में? जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो बस ही अवेलेबल है, आप बस से ही दोनों तरफ जा सकते हैं। रोड कंडीशन क्या है? रूट नंबर 1 की रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है और जिसकी वजह से वहाँ पे जाने पे आपको कम टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल 1 घंटे का समय हमें लगता है। दूसरे रूट की जो रोड कंडीशन है वो बुरी है और इस वजह से वहाँ पे जाने में आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल 1.5 आवर्स। फेयर की बात करें तो फेयर हमारा सेम है, 100 रुपये और 100 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम प्लेसेस पे आपको पहुँचना है, लेकिन सेम प्लेसेस पे पहुँचने के रास्ते अलग अलग हैं। रूट नंबर 1, रूट नंबर 2। अंतर क्या है कि एक रास्ता आपका अच्छा है पहला वाला, दूसरा रास्ता बेकार है, जिसकी वजह से पहले वाले रास्ते में आपको कम समय लग रहा है, केवल 1 घंटे, और दूसरे वाले रास्ते में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, 1.5 घंटे का। अब अगर इस कंडीशन में कोई आपसे ये पूछे कि आप इन दोनों रूट में से किस रूट से जाना चाहेंगे, तो सिंपली आपका जवाब होगा कि हम पहले रूट से जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा कम समय लग रहा है, रोड की कंडीशन भी सही है, फेयर में तो कोई अंतर है नहीं, लेकिन हम कम समय में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इसलिए हम रूट नंबर 1 से जाएंगे। ये आप सभी का आंसर होगा। यानी कि आपके पास ये जो 2 ऑप्शन थे, इन दोनों ऑप्शन में से आपका जो रुझान था वो पहले ऑप्शन की तरफ चला गया, क्योंकि वो ऑप्शन आपको बेहतर लग रहा था। तो इसमें आपकी जो टेंडेंसी थी, आपकी जो लाइकिंग थी, वो रूट नंबर 1 की तरफ क्लियरली थी। उसमें कोई डाउट नहीं था कि हम रूट नंबर 1 से जाएं या ना जाएं। आपका सीधा सा रिस्पॉन्स होगा कि हम रूट नंबर 1 से ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रोड कंडीशन अच्छी है और हमारा आधा घंटा समय भी बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रुझान था वो रूट नंबर 1 की तरफ था। अब हम ये एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें भी 2 प्लेसेज हैं और 2 प्लेसेज में जाने का जो रास्ते हैं वो 2 रास्ते हैं, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो दोनों में हम बस से जा सकते हैं। रोड कंडीशन की बात करें तो दोनों की रोड कंडीशन सही है। समय लगने की बात करें तो दोनों में एक बराबर समय लग रहा है, 1 आवर और 1 आवर। और फेयर की बात करें तो फेयर भी हमारा सेम है, 100 रुपये और 100 रुपये। अब इस एग्जाम्पल में दोनों रूट में कोई सा भी माइनर सा भी डिफरेंस नहीं है। बस से जाना है, रोड कंडीशन भी अच्छी है, समय भी एक बराबर लग रहा है, फेयर भी एक बराबर लग रहा है। अगर इस सेकंड एग्जाम्पल में आपसे ये पूछा जाए कि दोनों रूट में से आप किस रूट से जाना पसंद करेंगे, तो आपका सीधे सीधे रिस्पॉन्स ये होगा कि दोनों रूट में से हम किसी भी रूट से चले जाएंगे, क्योंकि दोनों में बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन है, अच्छी रोड है, समय भी एक बराबर लग रहा है, पैसे भी एक बराबर लग रहे हैं, तो हम किसी भी रूट से चले जाएंगे। यानी पहले एग्जाम्पल में आपका जो रुझान पूरी तरीके से रूट नंबर 1 की तरफ था, वहीं पे दूसरे एग्जाम्पल में आपका जो रुझान था वो दोनों रूट में से किसी भी एक खास रूट के लिए पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। यानी ना तो आपने स्पेशली 1 को पसंद किया, ना आपने स्पेशली रूट 2 को पसंद किया, और आपने ये कहा कि हम किसी भी रूट से चले जाएंगे। यानी कि किसी खास रूट की तरफ आपका जो रुझान था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और इसके ख़त्म होने के पीछे रीज़न क्या था कि दोनों ऑप्शंस में सारी चीज़ें बिल्कुल एक समान थी, कहीं भी कोई चीज़ें का बेनिफिट या नुकसान हमें नहीं हो रहा था, दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक समान लग रहे थे। इसलिए किसी खास ऑप्शन के लिए आपका जो रुझान था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और आपने ये कहा कि हम दोनों रूट में से किसी भी रूट से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप इस चीज़ का जवाब दे रहे थे कि हम दोनों रूट में से किसी भी रूट से चले जाएंगे, इस जवाब को देते समय आप जिस स्टेटस ऑफ माइंड में थे, आपके उस स्टेटस ऑफ माइंड को बोला जाएगा कि आपका जो माइंड है वो इंडिफरेंस सिचुएशन में पहुंच चुका था। यानी कि इंडिफरेंस सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें हमारे सामने जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हो जाएं और उसमें से फिर किसी खास ऑप्शन के लिए हमारा जो रुझान है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ये जो माइंड का स्टेटस होता है, माइंड के इस स्टेटस को इनडिफरेंस स्टेटस कहा जाता है। यानी कि इनडिफरेंस का मतलब हुआ कि किसी खास ऑप्शन के लिए हमारा रुझान पूरी तरह से ख़त्म हो जाना और सभी ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लगना चालू हो जाना, और इस वजह से हम सभी ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को ले सकते हैं, किसी खास ऑप्शन के लिए हमारा रुझान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है।
तो ऐसी सिचुएशन को इंडिफरेंस सिचुएशन कहा जाता है। इसी चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें इंडिफरेंस को, तो इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि द स्टेटस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग एन ऑप्शन, कि किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते समय आपके माइंड का वो स्टेटस आउट ऑफ द गिवन वेरियस सिमिलर ऑप्शंस इज कॉल्ड इंडिफरेंस स्टेटस ऑफ माइंड। यानी कि सिमिलर ऑप्शंस में, यानी कि जो भी ऑप्शंस है बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, उन सिमिलर ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को चुनते समय आप जिस स्टेटस ऑफ माइंड में होते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको सभी ऑप्शन बिल्कुल एक बराबर लग रहे हों और किसी खास ऑप्शन के लिए आपका रुझान जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तो आपके माइंड के इस स्टेटस को बोला जाएगा इंडिफरेंस स्टेटस। तो ये हमारे इंडिफरेंस वर्ड की मीनिंग होती है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सभी चीज़ें, सभी ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हो जाएं और किसी खास ऑप्शन के लिए हमारा रुझान है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब इस इंडिफरेंस वर्ड की मीनिंग को समझने के बाद हमें ये समझना है कि इसका इकोनॉमिक्स में क्या रोल है। इंडिफरेंस तक हमने सिचुएशन को समझने कि हमारे माइंड की किस सिचुएशन को इंडिफरेंस सिचुएशन कहा जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है हमको ये समझना है। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सपोज करिए टॉपिक आपका यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इंडिफरेंस वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसे इकोनॉमिक्स के फील्ड में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। इसे जानने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल में क्या था कि हमने एज्यूम किया कि कोई पर्सन है, सपोज मिस्टर एक्स, उसको हमने 2 प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए दिया, जिसमें से प्रोडक्ट एक्स था और दूसरा प्रोडक्ट वाई था। और इन प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने एक पहला कॉम्बिनेशन उसे खाने के लिए दिया, उसे कंज्यूम करने के लिए दिया, जिसमें हमने प्रोडक्ट एक्स की 1 यूनिट को दिया और प्रोडक्ट वाई की 12 यूनिट को दिया, और उससे ये पूछा कि इन दोनों प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद एक्स की 1 यूनिट और वाई की 12 यूनिट आपको जो भी सेटिस्फेक्शन अपने माइंड में फील हो रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को अपने माइंड में अंडरस्टैंड करके रखिए कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो उस पर्सन ने एक्स की 1 यूनिट और वाई की 12 यूनिट को कंज्यूम किया और उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिला उसने अपने माइंड में उसे स्टोर कर दिया, यानी कि कंसिडर करें कि हाँ मुझे इतने ऐसा सेटिस्फेक्शन मैंने फील किया है। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन हमारा 1 और 12 का तैयार हो गया। इसके बाद हमने उसी पर्सन से पूछा कि ये जो पहला कॉम्बिनेशन था 1 यूनिट और 12 यूनिट का, इसके अलावा क्या आप कोई दूसरा भी कॉम्बिनेशन बता सकते हैं जिसमें आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन फील हो जितना कि पहले वाले कॉम्बिनेशन में फील हुआ था। तो मिस्टर एक्स ने सोच के बताया कि अगर मैं एक्स की 2 यूनिट और वाई की 8 यूनिट खाता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन फील होगा जितना कि मुझे पहले वाले कॉम्बिनेशन में फील हुआ था। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक कन्फ्यूजन को मैं आपको यहाँ पे दूर कर दूँ। इसमें कुछ लोगों को ये लग सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को, कि हमने एक्स की तो 1 यूनिट बढ़ाई, 1 से 2 पे गए, लेकिन वाई में हमारी 4 यूनिट की कमी आ गई, 12 से कम होकर हम 8 पे चले गए, तो फिर हमारा सेटिस्फेक्शन एक बराबर कैसे हो सकता है। तो इसको मैं पहले यहाँ पे समझा दूँ कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बराबर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के लेवल को बराबर कर रहे हैं। और सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है वो पर्सन टू पर्सन हमारा चेंज हो सकता है। जैसे सपोज करिए कोई पर्सन है, उसे एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसे एक एप्पल खाने पे उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा। वहीं पे अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसे जिसे एप्पल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो अगर एप्पल खाएगा तो उसे उतना सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा जितना कि पहले वाले पर्सन को फील हो रहा था। यानी कि जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब यहाँ पे सपोज करिए कि 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि एक्स प्रोडक्ट उस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता था और वाई प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं है। तो जब हमने शुरुआत में हमने उसे एक्स की केवल 1 यूनिट और वाई की 12 यूनिट को खाने के लिए दिया, इसके बाद हमने दूसरा कॉम्बिनेशन पूछा, तो उसने ये कहा कि अगर मैं एक्स की 2 यूनिट खाता हूँ और वाई की केवल 8 यूनिट खाता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन फील होगा जितना कि पहले वाले में मुझे फील हो रहा था। अब इस सेटिस्फेक्शन का लेवल उस पर्सन ने कैसे बराबर किया, उसे चूँकि एक्स प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वाई प्रोडक्ट उसे कम अच्छा लगता था, तो वो एक्स की उस 1 यूनिट को हासिल करने के लिए वाई की 4 यूनिट को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए आपको मैंगो बहुत अच्छा लगता है और आपको एप्पल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता,
तो आप एक मैंगो को हासिल करने के लिए आप हो सकता है कि 4 एप्पल को छोड़ दें। यानी कि आपको ये फ़ील होगा कि 4 एप्पल से मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन फ़ील होगा जितना कि मुझे 1 एप्पल से फ़ील होगा, क्योंकि एप्पल मुझे बहुत पसंद है। तो एक एक्स्ट्रा मैंगो को हासिल करने के लिए आप 4 एप्पल को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन के लेवल को बराबर करना है, ना कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स को। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसे कितना पसंद है और किस प्रोडक्ट के लिए वो दूसरे प्रोडक्ट की कितनी यूनिट को छोड़ सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये जो टेबल हमारी तैयार होती है ये हर पर्सन की अपनी एक अलग टेबल होती है। एक पर्सन की टेबल दूसरे पर्सन की टेबल से कभी मैच नहीं कर सकती। अब इसमें आगे चलते हैं। इसके बाद हमने उस पर्सन से पूछा कि 2 कॉम्बिनेशन आपने बता दिए, क्या आप कोई तीसरा कॉम्बिनेशन भी बता सकते हैं जिसमें आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन फील हो जितना कि पहले वाले दोनों कॉम्बिनेशंस में फील हुआ था। तो सोचने के बाद उस पर्सन ने ये जवाब दिया कि अगर मैं एक्स की 3 यूनिट को कंज्यूम करता हूँ और वाई की केवल 5 यूनिट को कंज्यूम करूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन फील होगा जितना कि मुझे पहले वाले कॉम्बिनेशंस में फील हुआ था। इसके बाद हमने उससे चौथे कॉम्बिनेशंस के बारे में पूछा कि क्या आप चौथा कोई कॉम्बिनेशन बता सकते हैं जिसमें आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन फील हो जितना कि पहले वाले कॉम्बिनेशन में फील हुआ था। तो उसने बताया कि अगर मैं एक्स की 4 यूनिट और वाई की 3 यूनिट खाता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन फील होगा जितना कि मुझे पहले वाले कॉम्बिनेशन में फील हुआ था। ऐसे फिर हमने उससे पाँचों कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा। उसने बताया कि अगर मैं एक्स की 5 यूनिट और वाई की 2 यूनिट खाता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन फील होगा जितना कि मुझे पहले वाले कॉम्बिनेशन में फील हुआ था। इस तरीके से उसने यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशंस को बता दिया इन दोनों प्रोडक्ट की, और इन 5 कॉम्बिनेशंस में उसे एक बराबर सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। इसके बाद हमने इन सारे पाँचों कॉम्बिनेशंस की पैकेट तैयार किए। जो भी हमारे ABCD कॉम्बिनेशन थे उसके हमने 5 पैकेट तैयार किए, और हर कॉम्बिनेशन में जितनी जितनी यूनिट्स उसने बताई थी दोनों प्रोडक्ट की उतनी उतनी यूनिट्स हमने यहाँ पे रख दी। और उसके बाद उस पर्सन से कहा कि आपने जो 5 कॉम्बिनेशन बताए थे ये उन 5 कॉम्बिनेशंस की यूनिट के हमने 5 पैकेट तैयार कर दिए हैं। अब ये 5 पैकेट आपके सामने हैं और इसमें आपको हर पैकेट में आपके अनुसार आपको सेम सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। अब आप इनमें से एक पैकेट आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा पैकेट आप उठाएंगे। तो वो पर्सन ये सोचेगा कि इन पांचों में तो मुझे एक बराबर ही सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। अब मैं चाहे पहला पैकेट उठाऊँ, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे पाँचवा, कोई सा भी पैकेट उठाऊँ मुझे तो एक बराबर ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैं इनमें से किसी भी पैकेट को ले लेता हूँ। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे उस पर्सन का इन पांचों पैकेट में से किसी खास पैकेट के लिए उसका जो रुझान था, उसकी जो टेंडेंसी थी, उसकी जो लाइकिंग थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और वो सारे ऑप्शन, सारे पैकेट उसे बिल्कुल एक बराबर लग रहे हैं, क्योंकि उसे सभी पैकेट में एक बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसने वो इन पांचों पैकेट में से किसी भी पैकेट को ले लेगा, और किसी खास पैकेट के लिए उसका जो रुझान है वो पूरी तरीके से यहाँ पे उसका ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि वो जो पर्सन है वो इन पांचों पैकेट्स के बीच में इंडिफरेंस सिचुएशन में पहुँच चुका है, ठीक है। अब इसको समझने के बाद हम इस टेबल को अगर हम देखें तो इस टेबल में जो 5 कॉम्बिनेशंस ABCD बताए गए हैं, जिसमें उस पर्सन ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताए जिसमें उसे एक बराबर सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, तो एक ऐसी टेबल जिसमें 2 प्रोडक्ट के ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताए गए हों जिसमें उस कंज्यूमर को हर कॉम्बिनेशन में बिल्कुल एक बराबर सेटिस्फेक्शन फील हो रहा हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को बताने वाली टेबल को बोला जाएगा इंडिफरेंस टेबल, ठीक है। यानी कि इन पांचों कॉम्बिनेशंस के बीच में जो कस्टमर था वो इन पांचों कॉम्बिनेशंस के बीच में जो कस्टमर है वो इंडिफरेंस सिचुएशन में पहुंच चुका है। तो ऐसी टेबल जो कंज्यूमर की इंडिफरेंस सिचुएशन को बताए, यानी कि ऐसे कॉम्बिनेशन को बताएं कि जिसमें बिल्कुल एक बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, और उन सभी कॉम्बिनेशंस के बीच में जो कंज्यूमर है उसका किसी खास कॉम्बिनेशन के लिए रुझान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और सभी ऑप्शंस बिल्कुल एक से लगने चालू हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन को बताने वाली टेबल को इंडिफरेंस टेबल बोला जाएगा। तो इस लेवल तक आके हम इंडिफरेंस टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिफरेंस टेबल का मतलब क्या है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिफरेंस टेबल इज दैट टेबल विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ
टू गुड्स कि जो अलग दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताती है, विच प्रोवाइड्स सेम सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर, जो किसी कंज्यूमर को सेम लेवल का जो सेटिस्फेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। एंड दस कंज्यूमर बिकम्स इन इंडिफरेंट सिचुएशन, और कंज्यूमर इंडिफरेंट सिचुएशन में पहुंच जाता है एमंग ऑल द कॉम्बिनेशंस, उन सभी कॉम्बिनेशंस के बीच में जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट सिचुएशन में पहुंच जाए। तो ऐसी सिचुएशन को दिखाने वाली टेबल, ऐसी कॉम्बिनेशन को दिखाने वाली टेबल को इंडिफरेंस टेबल बोला जाएगा। अब इसका इकोनॉमिक्स में किस तरीके से यूज किया जाएगा, अब हमने यहाँ पे इंडिफरेंस वर्ड को समझ लिया। इंडिफरेंस वर्ड को समझने के बाद हमने इंडिफरेंस टेबल को समझ लिया, जिसमें एक कंज्यूमर को दो प्रोडक्ट खाने के लिए दिए गए और दोनों प्रोडक्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने उससे पूछे, जिसमें उसे सभी कॉम्बिनेशंस में एक बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था, और यहाँ पे उन सभी कॉम्बिनेशंस में वो इंडिफरेंट सिचुएशन में पहुँच चुका है। अब इतना करने के बाद हमने ये जानने की कोशिश करी कि अगर इस इंफॉर्मेशन को एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिया जाए तो किस तरीके का ग्राफ हमारा निकल के आएगा। अब इस कॉम्बिनेशंस को दिखाने के लिए हमने एक ग्राफ पेपर बनाया। ग्राफ पेपर में इधर हमने गुड एक्स को लिया, इधर हमने गुड वाई को लिया। गुड एक्स की 1 2 3 4 5 हमारी 5 यूनिट्स हैं जो हमने नीचे एक्स एक्सेस पे दिखा दी, और गुड वाई की 12 8 5 3 2 ये इन यूनिट्स को हमने वाई एक्सेस पे दिखा दिया। इसके बाद ये जो भी कॉम्बिनेशन थे उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। जैसे पहला एक कॉम्बिनेशन था प्रोडक्ट एक्स की 1 यूनिट और प्रोडक्ट वाई की 12 यूनिट, तो प्रोडक्ट एक्स की 1 यूनिट को हमने लिया और प्रोडक्ट वाई की 12 यूनिट को लिया, और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन इन दोनों पॉइंट को हमने मैच कर दिया, एक कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। फिर प्रोडक्ट बी की 2 यूनिट और प्रोडक्ट वाई की 8 यूनिट, तो प्रोडक्ट बी की 2 यूनिट को लिया और प्रोडक्ट वाई की 8 यूनिट को लिया। ऐसे ही तीसरा कॉम्बिनेशन एक्स की 3 यूनिट और वाई की 5 यूनिट, तो एक्स की 3 यूनिट और वाई की 5 यूनिट। फिर चौथे कॉम्बिनेशन में एक्स की 4 यूनिट और वाई की 3 यूनिट, तो एक्स की 4 यूनिट और वाई की 3 यूनिट। और पाँचवें कॉम्बिनेशन में एक्स की 5 यूनिट और वाई की 2 यूनिट, तो एक्स की 5 यूनिट और वाई की 2 यूनिट को हमने लिया और इन सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया। तो सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमें यहाँ पे एक कर्व मिला, ठीक है। तो ये कर्व हमें इंडिफरेंस टेबल से मिला है, यानी कि इंडिफरेंस टेबल को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दें तो जो कर्व हमें मिलेगा उसको इंडिफरेंस कर्व बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो इंडिफरेंस टेबल को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो इससे जो भी कर्व हमें मिलता है उस कर्व को इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। अब इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है। अब इंडिफरेंस कर्व के यूज को समझने के लिए उससे पहले आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा, उसके बाद बजट लाइन को समझना पड़ेगा, बजट सेट को समझना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों को समझने के बाद इस इंडिफरेंस कर्व का जो यूज है वो आपको समझ में आएगा। तो बजट लाइन, बजट सेट और इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी पहले हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम इंडिफरेंस कर्व तक पहुँच गए। ये हमारी इंडिफरेंस टेबल थी, इंडिफरेंस टेबल से इंडिफरेंस कर्व को बनाना हमने सीखा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में जनरेट हो सकता है, वो ये कि ये जो डाटा थे 12 8 5 3 2 वाई की यूनिट में कमी हो रही थी, ये तो हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे ये डाटा लिखा और इस डाटा को लिखने की वजह से इस कर्व का जो शेप है वो हमारा इस तरीके से आया, लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव स्लोप। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई और फिगर लिख देते तो कर्व का रूप हमारा चेंज हो सकता था। तो फिर हमारा कर्व का रूप यही क्यों बने, कोई और क्यों नहीं बन सकता, या हमने ये फिगर ही क्यों लिखी, ये एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के बाद आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमने इन वैल्यूज को ही क्यों लिया। एक्स की एक एक यूनिट तो हम बढ़ा रहे थे, लेकिन में बदले में वाई की यूनिट्स जो हम छोड़ रहे थे, जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, उसको हमने इस तरीके से क्यों छोड़ा। अगर हम किसी और तरीके से सेक्रीफाइस करते तो कर्व का रूप हमारा अलग हो सकता था। तो कर्व का रूप हमारा अलग क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या कोई पैटर्न है या कोई लॉजिक काम करता है, वो हमें समझना है। उसको समझने के लिए यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल पहले ले लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास किसी प्रोडक्ट की 10 यूनिट है, 12 यूनिट है और दूसरे प्रोडक्ट की केवल 1 यूनिट है। अब कोई आपसे ये कहता है कि आप प्रोडक्ट एक्स की 1 यूनिट के लिए आप प्रोडक्ट वाई की कितनी यूनिट को छोड़ने को तैयार है। तो आपने सोच के कहा कि मैं प्रोडक्ट वाई की 4 यूनिट को मैं छोड़ देता हूँ और एक्स की 1 यूनिट में उसके बदले में हासिल कर लेता हूँ।
तो ऐसा करने से होगा क्या कि x की क्वांटिटी आपके पास पहले से बढ़ गई, 1 से 2 यूनिट हो गई, और y की क्वांटिटी पहले से कम हो गई, 12 से कम होकर 8 हो गई। फिर किसी और ने आपसे पूछा कि x की एक और यूनिट के लिए आपकी y की कितनी यूनिट छोड़ने को तैयार है, तो आपने x की एक और यूनिट को हासिल किया, 2 से हम 3 पे आ गए, और आपने y की कुछ और यूनिट को छोड़ा जिससे आप 8 से 5 पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक प्रोडक्ट के लिए दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को हम लेके आ रहे हैं और उसके बदले में दूसरे प्रोडक्ट को हम छोड़ते जा रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि जिस प्रोडक्ट को हम छोड़ रहे हैं उसकी यूनिट हमारे पास कम होती चली जाएंगी, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बढ़ रहा है, जिस प्रोडक्ट को हम लेके आ रहे हैं उसकी यूनिट हमारे पास ज़्यादा होती चली जाएगी। और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम होती है, और जो चीज़ हमारे लिए हमारे पास कम मात्रा में होती है उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है। जैसे आपके पास, आपकी जेब में केवल 100 रुपये हैं, तो आप उसमें से 50 रुपये मार्केट में खर्च करने के लिए सोचेंगे कि मैं 50 रुपये को खर्च करूँ कि ना करूँ, मुझे कोई बर्गर वगैरह खाना है, मैं खाऊँ कि ना खाऊँ, आप इसमें सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं तो फिर आप 50 रुपये खर्च करने के बारे में नहीं सोचेंगे, वो बात आप इजीली उसे खर्च कर देंगे। यानी कि जब पैसा आपके पास ज़्यादा हो गया 10,000, तो 50 रुपये की वैल्यू आपके लिए कम हो गई, आप उसे आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब पैसा आपके पास कम था तो फिर आपके लिए 50 रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी, फिर आप उसे आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर रखता है। जैसे जैसे वाई की यूनिट आप छोड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वाई की यूनिट हमारे पास कम होती जाएंगी, और यूनिट कम होने की वजह से वाई की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी। दूसरी तरफ आप एक्स को लेके आ रहे हैं जिससे एक्स की यूनिट्स आपके पास बढ़ती जा रही हैं, और यूनिट्स बढ़ने की वजह से एक्स की इम्पोर्टेंस आपके लिए कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पे होगा क्या कि जिस यूनिट प्रोडक्ट को हम लेके आ रहे हैं उसकी यूनिट्स हमारे पास बढ़ते जाने से उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए घटती जा रही है, और जिस यूनिट को हम छोड़ते जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की यूनिट्स को, उसकी यूनिट्स हमारे पास कम होती जा रही हैं, जिससे उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ती जा रही है। अब इससे हमारे बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे देखें, जो भी हमने यहाँ पे डाटा है 1 2 3 4 5 और 12 8 5 3 2, इसी टेबल को हमने यहाँ पे रिपीट किया है समझने के लिए। हम किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए दूसरे प्रोडक्ट को जो सेक्रीफाइस करते हैं उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स में काम करता है जिसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS। इसको हमें समझना होगा। अब इसमें हुआ क्या कि x की एक एक यूनिट के लिए आपने y की यूनिट को छोड़ना चालू किया, तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि x की 1 से 2 यूनिट पे हम आ गए, तो y की 12 से कम करके हमने 8 यूनिट पे आए, यानी कि 12 की 4 यूनिट को छोड़ा। यानी कि x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए आपने y की 4 यूनिट को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर आपने एक और यूनिट को बढ़ाया, x की 2 से हम 3 पे आ गए, और y आपने 8 से 5 पे आ गए। यानी कि दोबारा x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए आपने y की 3 यूनिट को छोड़ दिया। इसके बाद फिर हमने x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल की और उसके लिए y की 2 यूनिट को छोड़ दिया, 5 से 3 पे आ गए। फिर x की 4 से 5 एक एक्स्ट्रा यूनिट को हमने हासिल किया, और y में हम 3 से 2 पे आ गए, यानी कि 1 यूनिट को हमने छोड़ दिया। तो हम यहाँ पे x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए y की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जा रहा है। फिर हमने केवल 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, केवल 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, केवल 2 यूनिट का, केवल 1 यूनिट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि हमारा हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम क्यों हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप y की यूनिट्स को छोड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास y की यूनिट्स कम होती जाएंगी, और y की यूनिट कम होने की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे इम्पोर्टेंस हर स्टेप पे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हर अगला सेक्रीफाइस आपका पिछले सेक्रीफाइस से कम होता चला जाएगा। यही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि जो चीज़ हमारे पास कम होती है उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है, और फिर हम उसको ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, हम ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहते। अब यहाँ पे इसकी सहायता से हमने यहाँ पे MRS कैलकुलेट किया। MRS जिसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x,
यानी कि वाई की कितनी यूनिट आपने सेक्रीफाइस करी एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे इसी से हमने कैलकुलेट किया है। जैसे पहले कॉम्बिनेशन में हम देखें तो वाई की 4 यूनिट आपने छोड़ी एक्स की 1 यूनिट को हासिल करने के लिए। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से आपका जो फॉर्मूला बनेगा, तो वाई की हमने 4 यूनिट में चेंज आया, माइनस के 4 यूनिट हमारी हुई, 4 यूनिट की कमी आई, और एक्स की 1 यूनिट को बढ़ा दिया, तो डिवाइड करके आपका आंसर है -4। इसी तरीके से अगले स्टेप पे आपका MRS हमने कैलकुलेट किया, तो वाई की 3 यूनिट को आपने छोड़ा तो -3 अपॉन एक्स की 1 यूनिट को आपने हासिल किया +1, फिर नीचे 1 से डिवाइड किया बराबर -3। इसी तरीके से MRS ने हमने कैलकुलेट किया -4 -3 -2 -1, ये हमारा आता चला गया। तो ये हमारा जो MRS है, इसमें एक वर्ड है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे हम रेट वर्ड को यूज करते हैं। तो रेट वर्ड का मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज़ को परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पे रेट का मतलब होता है कि x की 1 यूनिट को हासिल करने के लिए y की में किस रेट से आप किस रेट से आप y की यूनिट्स को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो y की यूनिट्स में कमी होती जाएगी, उसकी वजह से y की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी, और हर अगला सेक्रीफाइस पिछले सेक्रीफाइस से कम होता चला जाएगा, -4 -3 -2 -1, और उसकी वजह से आपकी MRS जो है, यानी कि सेक्रीफाइस करने की जो रेट है उसमें आपकी कमी आती चली जाएगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारा यही होता है, किसी भी प्रोडक्ट को हम छोड़ें, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमने ली थी डिफरेंस को समझाने के लिए, ये वैल्यूज हमने ऐसे ही कोई सी भी वैल्यू नहीं ली थी। यहाँ पे इसमें y की यूनिट्स में जो कमी की गई हैं वो MRS कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। आपका जो MRS हो हमेशा डाइमिनिशिंग होता है, वो कभी इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। अगर इंक्रीजिंग हो जाए तो क्या होगा कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग होने का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं वो चीज़ हमारे पास कम होती जा रही है, और हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है बढ़ने की बजाय, तो उसका उल्टा हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो टेबल तैयार की गई है ये MRS को ध्यान में रख कर तैयार की गई है, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। यानी कि x के बदले y की एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करते समय आपके जो MRS है वो हर लेवल पे आपका कम होता जाएगा, हर अगला सेक्रीफाइस y का पिछले सेक्रीफाइस से कम होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे 12 से 8 4 यूनिट की कमी आई, फिर 8 से 5 केवल 3 यूनिट की कमी हुई, फिर 5 से 3 केवल 2 यूनिट की कमी, फिर 3 से 2 केवल 1 यूनिट की कमी। तो ये टेबल उसी प्रैक्टिकल सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाई गई है, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। और इसी वजह से आपका जो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो आपका हमेशा इस तरीके से ही लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आता है। इसको हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा जब मैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ का जो लेक्चर है वो मैं लेके आऊँगा, वहाँ पे इस चीज़ को और ज़्यादा डीपली में एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे MRS के सिचुएशन को समझने के बाद 2-3 चीज़ें हम समझ सकते हैं कि MRS XY का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y, यानी कि y की कितनी यूनिट को छोड़ के आप x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को लाना चाहते हैं, ये इस लाइन का मतलब है। यानी कि उस सब्सटीट्यूशन का रेट क्या होगा, किस रेट से आप उन चीज़ों को चेंज करेंगे। इसी को अगर डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं इट शोज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y फॉर विच 1 यूनिट ऑफ x इज ए सब्सटीट्यूट। y की कितनी यूनिट के बदले आप x की 1 यूनिट को सब्सटीट्यूट के रूप में लेके आएंगे। तो यहाँ पे y की 4 यूनिट के बदले हम x की 1 यूनिट को लेके आए, फिर y की 3 यूनिट के बदले x की 1 यूनिट को लेके आए, फिर y की 2 यूनिट के बदले x की 1 यूनिट को लेके आए, फिर y की 1 यूनिट के बदले x की 1 यूनिट को लेके आए। ठीक है। और सेकंड जो कंक्लूजन निकल के आता है कि MRS इज ऑलवेज डाइमिनिशिंग, कि MRS हमारा हमेशा डाइमिनिशिंग होगा, ये इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था, जो लॉजिक था, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो वर्ड इंडिफरेंस था उस इंडिफरेंस के मतलब को समझा, जिसमें एक एग्जाम्पल लिया था 2 प्लेसेज वाला। उसके बाद हमने इंडिफरेंस टेबल को समझा था। इंडिफरेंस टेबल को समझने के बाद हमने इंडिफरेंस कर्व को समझा, और फिर इंडिफरेंस कर्व को समझने के बाद उसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट हमने ये समझा कि जो ये टेबल तैयार की गई है वो किस कॉन्सेप्ट से तैयार की गई है। तो इसके पीछे हमारा MRS का कॉन्सेप्ट लागू होता है, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लागू होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया। तो आज के लेक्चर में जो इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग है उसको हमने समझा है। आगे का लेक्चर एक हमारा आएगा इसमें इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को लेके, और उसके बाद इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को किस तरीके से अचीव किया जाता है, उसमें बजट सेट और बजट लाइन का कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड होगा।
वहाँ पे जाके हमारा जो इंडिफरेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में अभी हम यही इसमें इतना ही मैं रखता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को लेके बनेगा।